नमस्कार, जय जोहार। कैसे हो आप लोग। आज के इस महत्वपूर्ण ई क्लास के अंतर्गत प्राचीन छत्तीसगढ़ के इतिहास में हम सरमपुरी वंश के शासकों का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने सरमपुरी वंश के शासक का भाग 1 के तहत सरमपुरी वंश से संबंधित पुरातात्विक साक्ष्य, ताम्रपत्र, शिलालेख और सिक्कों की अध्ययन किया। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे सरमपुरी वंश के शासकों का क्रोनोलॉजी ऑर्डर और उनके कार्यकाल। सरमपुरी वंश का शासकों की शुरुआत जो है सरमराज से होती है। सरमराज के बाद इस वंश में फ्लो चार्ट के माध्यम से हम देखते हैं महेंद्र का शासन आया। महेंद्र के शासन के बाद इस वंश में अगला शासक बना नरेंद्र राज। अच्छे से हमको फ्लो चार्ट देखना है और क्रोनोलॉजी ऑर्डर को समझना है। समझ में आ गया युग? समझ में आया दुपेश भाई? क्या देखना है हमको? क्रोनोलॉजी ऑर्डर को देखना है, क्योंकि क्रोनोलॉजी ऑर्डर से भी प्रश्न बनते हैं। पूरा याद करना है। नरेंद्र राज के बाद प्रसन्न मात्र के बाद जयराज मान मात्र दुर्गराज का शासन आया। उसके बाद महासुदेव राज, सुखदेव राज नहीं है, महासुदेव राज। उसके बाद प्रवर राज प्रथम, फिर अंतिम शासक व्याघ्र राज, जिसे प्रवर राज द्वितीय के शासकों की क्रोनोलॉजी ऑर्डर के बाद आइए देखते हैं इस वंश के प्रमुख शासकों की कार्यकाल। तो पहला शासक है इनके संस्थापक सरमराज। सरमराज के नाम पर ही सरमपुरी वंश की स्थापना हुआ है और ये पहले सामंत थे। किसके सामंत था? तो वाकाटक नरेश प्रवर सेन प्रथम का ये पहले सामंत था। किसका सामंत था? वाकाटक नरेश वंश प्रवर सेन प्रथम का सरमराज पहले शासक था। प्रवर सेन प्रथम की 435 ईस्वी में मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद इनके पुत्रों के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया। उन्हीं का लाभ उठा करके सरमराज ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दिया और सरमपुरी वंश एक नया डायनेस्टी बना लिया। तो इस प्रकार से सरमराज जो है इस वंश के संस्थापक हुए और अपनी राजधानी सरमपुर बनाया। अपनी राजधानी किसको बनाया? सरमपुर। और सरमपुर का भी समीकरण जो है अलग अलग इतिहासकार आज के वर्तमान भौगोलिक क्षेत्र से अलग अलग करते हैं, जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा। सिक्के देखते हैं तो इन्होंने सर्वप्रथम संस्कृत भाषा के लेख युक्त सिक्के जारी किए। किसने सिक्के जारी किए हैं? तो सरमराज ने भी सिक्के जारी किए हैं। संस्कृत का लेख से इनके सिक्के प्रारंभ हुआ है। अभिलेख में देखते हैं तो एरन अभिलेख देखते हैं। एरन अभिलेख किसका है? 510 ईस्वी का है। परवर्ती अंतिम गुप्त वंश, जब गुप्त वंश बिखर रहा था तो उस समय भानुगुप्त नामक शासक जो है शासन काल चल रहा था और भानुगुप्त के शासन काल में हुनों का आक्रमण चल रहा था। किसका? हुनों से इनकी लड़ाई चल रही थी, हुन आक्रमण चल रहा था। तो हुनों से लड़ते हुए इनका एक सामंत है, सामंत या सेनापति, जो दक्षिण कौशल में निवास करते थे, जिसका नाम है गोपराज। गोपराज इनका सामंत था दक्षिण कौशल का, जो रिश्ते में सरमराज के नाना थे। रिश्ते में क्या थे? ये सरमराज के नाना था। और यही जो है गोपराज जो है हिनों से लड़ते हुए मृत्यु हो जाती है इनका। और मृत्यु के बाद जो गोपराज की पत्नी है वो सती हो जाती है। तो इस प्रकार से भानुगुप्त की एरन अभिलेख से हमें सती प्रथा का उल्लेख मिलता है और सरमपुरी वंश के शासकों के बारे में हमको जानकारी मिलता है। इसलिए हम एरन अभिलेख को भानुगुप्त सरमराज से जोड़ करके देखते हैं, क्योंकि इसका नाना जो गोपराज है वो किसका सेनापति था? भानुगुप्त का सेनापति था। इस प्रकार से ये। इसके बाद इस वंश का अगला शासक हुआ महेंद्र द्वितीय। और महेंद्र द्वितीय और महेंद्र वर्मन के समीकरण यह है, इनका जो किससे जोड़कर देखते हैं? समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख 19वें पंक्ति में, जो दक्षिणापथ के अभियान पर था। तो दक्षिण कौशल के राजा सरमपुरी वंश के शासक महेंद्र द्वितीय को उन्होंने पराजित किया था। कुछ इतिहासकार इसे वाकाटक नरेश वंश के शासक महेंद्र मानते हैं, लेकिन ज्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि जो महेंद्र द्वितीय जो है सरमराज के बाद शासन किया है। और इसके बारे में जानकारी हमको कहां से मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति से। प्रयाग प्रशस्ति किसका अभिलेख माना जाता है? चक्रवर्ती गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त का। समझ में आ गया दुपेश? कुछ
इतिहासकार वाकाटक नरेश महेंद्र मानते हैं, और ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि महेंद्रदित्य जो है वाकाटक नरेश ना होकर के सरमपुरी वंश के शासक महेंद्रदित्य था। लेकिन जो भी है, दक्षिण कौशल के किसी महेंद्र नामक शासक को समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणापथ के अभियान के समय परास्त किया था। उसी प्रकार से महाकांतर के नलवंशी शासकों का शासक व्याघ्रराज को उन्होंने पराजित किया है। ये हरिसेन अपनी प्रयाग प्रशस्ति के जो उल्लेख है 19वें पंक्ति में इसका उल्लेख मिलता है। इस महेंद्र द्वितीय के बाद अगला इस वंश में शासक हुआ नरेंद्र राज, और जिनका शासन काल है 390 से लेकर 420। ये इस वंश के महत्वपूर्ण शासक हुए हैं और काफी लंबे समय तक इन्होंने शासन किया। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ताम्रपत्र है जिनसे प्रश्न बनता है। पहला है ताम्रपत्र है इनका पिपरडुला ताम्रपत्र, पिपरदुला ताम्रपत्र। और यह ताम्रपत्र जो है हमको कहां से प्राप्त हुआ है? सारंगगढ़ से। कौन से जिला से? सारंगगढ़ जिला से इस ताम्रपत्र की प्राप्ति हुई है। और इस ताम्रपत्र में हमको सरमपुरी वंश के शासक नरेंद्र राज के बारे में जानकारी मिलती है। और जानकारी क्या है? इनके जो महामंडलेश्वर या सामंत थे छोटे, जो तालुकादार है राहुल देव जो है, ब्राह्मणों को गांव दान देने की प्रथा का उल्लेख है। इस ताम्रपत्र में ग्राम दान का उल्लेख है। किनको? ब्राह्मणों को ग्राम दान। इनका जो तालुकेदार है राहुल देव ने ब्राह्मणों को क्या दिया है? गांव को दान में प्रदान किया है। इसका उल्लेख किसकी ओर से दिया है? तो अपने जो भट्टारक है नरेंद्र राज है उनके द्वारा दिया गया है, उनके सहयोग से दिया गया है। तो गांव का दान के बारे में उल्लेख पिपरडुला ताम्रपत्र से सारंगगढ़ से जानकारी मिलता है। इनका दूसरा ताम्रपत्र है कुरुत ताम्रपत्र। कौन सा ताम्रपत्र? कुरुत ताम्रपत्र। और कुरुत ताम्रपत्र जो है 24वें वर्ष का ताम्रपत्र है, 24वें वर्ष के इनके शासन काल का ताम्रपत्र है, जिसमें रजत जयंती मनाए जाने का उल्लेख है। किसके बारे में भैया? रजत जयंती के बारे में। रजत जयंती वे शासक मनाते हैं जो काफी लंबे समय से उत्साहपूर्वक और खुशहाल जिंदगी जीने वाला जो शासक है वो लोग रजत जयंती मनाते हैं उपलक्ष्य में, लंबी शासन काल के उपलक्ष्य में। तो उसी के उपलक्ष्य में कुरुत ताम्रपत्र जारी किया है, रजत जयंती के बारे में उल्लेख है। और इस ताम्रपत्र में भी ग्राम दान देने का उल्लेख है। इनका जो तीसरा ताम्रपत्र है वो है रवान ताम्रपत्र। और रवान ताम्रपत्र जो है बलौदा बाजार जिले से प्राप्त हुआ है। और इस ताम्रपत्र में इसके उपाधि कौन कौन से उपाधि? तो ये मुख्य रूप से परम भागवत, कौन सा उपाधि? परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। तो परम भागवत की उपाधि धारण करने से पता चलता है कि वैष्णव धर्म का मानने वाला था। ये व्यक्ति कौन सा धर्म का मानने वाला था भैया? वैष्णव धर्म का मानने वाला व्यक्ति था। कौन? नरेंद्र राज। उपाधियों के बारे में जानकारी मिलता है जैसे विजय स्कंदवाद और खड़ग जीत भुवय। खड़ग जीत भुवय और स्कंदवाद जैसे उपाधि भी नरेंद्र राज धारण करते हैं। उनके ताम्रपत्रों से पता चलता है। उनके मुद्रा से पता चलता है कि वो उनकी मुद्रा में जो चिन्ह होता है अधिकांश वो है गज भिषिक्त लक्ष्मी का चिन्हांकन है। तो ये हुआ नरेंद्र राज से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट। आगे हम बढ़ते हैं अगले शासक के रूप में प्रसन्न मात्र। और प्रसन्न मात्र जो है इस वंश में 460 से 480 ईस्वी तक शासन किया। कब से कब तक शासन किया डुपेश? 460 से 480 तक। ये काफी प्रतापी राजा था। इस वंश का कौन सा? प्रतापी राजा था। कौन? प्रसन्न मात्र। और इन्होंने प्रसन्नपुर को अपनी राजधानी बनाया था। किसको? प्रसन्नपुर को। प्रसन्नपुर पहले नगर बसाया, फिर उसे अपनी राजधानी बनाया। कौन सा शहर बसाया? प्रसन्नपुर। और प्रसन्नपुर को इन्होंने किस नदी के किनारे बसाया? निडिला नदी के किनारे। कौन सा नदी? निडिला नदी के किनारे। लिडना नदी जो है वर्तमान में लीलागर नदी है। कौन सा नदी है? लीलागर नदी है। और लीलानगर नदी के किनारे प्रसन्नपुर का समीकरण वर्तमान में हम किससे करते हैं? मल्हार से। तो मल्हार को इन्होंने बसाया, जिसे पहले हम प्रसन्नपुर कहते थे, और उसे राजधानी बनाया। और इस नगर की स्थापना किसने किया? प्रसन्न मात्र।
अब देखते हैं सिक्के। तो इन्होंने इस वंश के बहुत सारे सोने चांदी के सिक्के जारी किया। इस वंश में सबसे अधिक सोने चांदी के सिक्के जारी करने वाला कौन है? सोने चांदी के सिक्के कौन जारी किया था? प्रसन्न मात्र ने। हमने देखा है कि इन्होंने ऐसा सिक्का जारी किया था जिसके बीच में गरुड़ का अंकन था और किनारों पर शंख और चक्र बने हुए थे। 116 सिक्के इनके प्राप्त हुए हैं अलग अलग स्थानों से। हमने पढ़ा है इनके सिक्कों के बारे में। स्थापत्य, तो इनके शासन काल में महत्वपूर्ण स्थापत्य कला माना जाता है। जैसे देवरानी जेठानी की मंदिर जो है, देवरानी देवरानी जेठानी मंदिर जो है ताला गांव का, वो माना जाता है पहला। जो पातालेश्वर महादेव मंदिर है मल्हार का, वो भी इनके ही शासन काल का माना जाता है। किसको? पातालेश्वर मंदिर महादेव का, पातालेश्वर मंदिर मल्हार। इसी प्रकार से डिंडेश्वरी मंदिर जो है मल्हार का, वो भी इनका शासन काल का माना जाता है। किसे? डिंडेश्वरी मंदिर मल्हार, ये भी। तो बूढ़ी खार में भी जो विष्णु की चतुर्भुज मंदिर है, उनका भी निर्माण इसी के शासन काल से जोड़ करके देखते हैं। तो ये हुआ 4 महत्वपूर्ण स्थापत्य। पहला है देवरानी जेठानी मंदिर ताला गांव का, जिसे छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर मानते हैं, उनका निर्माण इसी के शासन काल में हुआ है। दूसरा है पातालेश्वर महादेव मंदिर मल्हार, डिंडेश्वरी मंदिर मल्हार, और विष्णु की चतुर्भुज प्रतिमा बूढ़ी खार वाले मंदिर जो है उसका भी निर्माण किसके शासन काल में हुआ है? प्रसन्न मात्र के बाद इस वंश का अगला प्रतापी शासक बना जयराज मान मात्र दुर्गराज। आइए जानते हैं इससे जुड़े हुए कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो परीक्षा उपयोगी है। पहला, ताम्रपत्र। आरंग और मल्हार से इनके ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है और ये वैष्णव धर्म के मानने वाला है। कौन से धर्म का अनुयायी है? वैष्णव धर्म का। और इन्होंने दुर्ग नगर की स्थापना किया। कौन से नगर का स्थापना किया? दुर्ग नगर। अब दुर्ग के समीकरण जो है 2 इतिहासकारों में अलग अलग मतभेद है। लोचन प्रसाद पांडे जी मानते हैं कि जो शिवनाथ नदी के किनारे बसा हुआ दुर्ग शहर है वही दुर्ग है। लेकिन राय बहादुर जो हीरालाल है, राय बहादुर हीरालाल मानते हैं कि दुर्ग शहर की स्थापना शिव दुर्ग ने किया है। तो इस प्रकार से मतभेद है। इसके अलावा जयराम मान मात्र दुर्गराज पहले शासक है जिन्होंने महाशब्द का प्रारंभ किया। कौन सा शब्द का प्रारंभ किया? अपने नाम के आगे महाशब्द लगाना प्रारंभ किया। ये प्रश्न बन सकता है कि कौन सा सरमपुरी वंश के शासक है जिन्होंने अपने नाम के आगे महाशब्द लिखना प्रारंभ किया। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। इसके बाद देखते हैं इन्होंने अपने पूर्वजों के समान ब्राह्मणों को गांव दान करने की प्रथा को प्रारंभ जारी रखा। इन्होंने भी गांव को दान करने में, तो इस विष्णु स्वामी नामक किसी ब्राह्मण को इन्होंने गांव दान देने का उल्लेख है। इनके ताम्रपत्र से पता चलता है कि विष्णु स्वामी नामक किसी ब्राह्मण को गांव को दान में देते हैं। तो ये हुआ जयराज मान मात्र दुर्गराज। इसके बाद इस वंश का अगला शासक बना सुदेवराज। और सुदेवराज से संबंधित कौन कौन से जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको समझते हैं। तो सबसे पहला, सर्वाधिक ताम्रपत्र जारी करने वाला शासक है। 6 सरमपुरी वंश से और 2 सिरपुर से इन्होंने ताम्रपत्र जारी किए। इनके 2 बहुत इंपॉर्टेंट अभिलेख है, एक महासमुंद अभिलेख और दूसरा है कौआ ताल अभिलेख। और इसी अभिलेख में इनके जो सामंत है इंद्रबल के बारे में जानकारी मिलता है। किसके बारे में जानकारी मिलता है? इंद्रबल। कौन है? इनके शक्तिशाली सामंत है जिसे इन्होंने क्या की उपाधि धारण किया था? सर्वाधिकृत कर्ता, सर्वाधिकारी कर्ता, सर्वाधिकारी कर्ता के पद के रूप में इन्होंने उसको आसीन किया था। किसको आसीन किया था? इंद्रबल, इनके सामंत। और यही इंद्रबल आगे चल करके जैसे ही सरमपुरी वंश के शासक कमजोर पड़े और उन्होंने
फिर पांडु वंश की नींव रख दिया। सरमपुरी वंश के खंडहरों पर इंद्रबल जो है आगे चल करके इनका जो सामंत है, जिसको सर्वाधिकारी कर्ता के रूप में सुदेव राज ने सामंत बनाया था, वो आगे चल करके किस वंश की स्थापना किया, तो पांडु वंश का स्थापना किया। इन्होंने दो राजधानी बनाया था। प्रथम राजधानी इनकी क्या था, सरमपुर, और दूसरी राजधानी थी इसकी सिरपुर। दो राजधानी बना करके सुदेव राज जो है शासन किए। इनके शासन काल में एक महत्वपूर्ण घटना घटी, जो राजर्षि तुल्य कुलवंश के शासक है भीमसेन द्वितीय। किसने, भीमसेन द्वितीय ने इस पर आक्रमण किया था। किसके शासन काल में, सुदेव राज के शासन काल में भीमसेन द्वितीय जो है, जो राजर्षि तुल्य कुलवंश के शासक है, उन्होंने आक्रमण किया था। तो आक्रमण को सफलतापूर्वक सुदेव राज ने क्या कर दिया, रोक दिया। सुदेव राज के बाद इस वंश का अगला शासक बना प्रवर राज प्रथम। और प्रवर राज के संदर्भ में दो ताम्रपत्र है, एक ठाकुर दिया ताम्रपत्र सारंगढ़ और दूसरा ताम्रपत्र है मल्हार। और इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था सिरपुर को। प्रवर राज प्रथम ने अपनी राजधानी किसको बनाया, सिरपुर को राजधानी बनाया। प्रवर राज के बाद इस वंश का अंतिम शासक व्याघ्रराज प्रवर राज द्वितीय का शासन काल आया। और इसी के शासन काल के समय में जो इंद्रबल ने इसे पराजित करके किस पांडु वंश की स्थापना कर दिया। प्रवर राज प्रथम के बाद व्याघ्रराज जो प्रवर राज द्वितीय का शासन काल आया, और इसके सत्ता को समाप्त करके उनके खंडहरों पर सरमपुरी वंश की समाप्त करके नया वंश की स्थापना किसने कर दिया, इंद्रबल। इनके जो सामंत है, किसके सामंत था ये, सुदेव राज का। सुदेव राज का जो सामंत है, जिसे सर्वाधिकारी कर्ता या कृत के उपाधि दे करके सामंत बनाया था, एक पद था जिसने ही सुदेव राज के सामंत का पद पर आसीन था, और उसने व्याघ्र राज को पराजित करके पांडु वंश की नींव रख दी। तो इस प्रकार से इनका जो डायनेस्टी जो है सरमपुरी वंश के शासकों का समाप्त हो जाता है, और आगे जो है इनके खंडहरों पर पांडु वंश की वंश प्रारंभ हो जाता है। तो आज का वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। अगला हम देखेंगे पांडु वंश की शासन व्यवस्था। तो आपको यह वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट्स बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।